हेलो बच्चों। नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे दोस्तों। मैं आपका साथी राजगौरव सिंह आ गया हूँ फिर आपके लिए एक नए शानदार वीडियो के साथ। आज के ये जो वीडियो होगा इसमें हम लोग पढ़ेंगे जनन स्वास्थ्य क्या होता है और ये कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के पर्पज से। इस चीज को हम लोग आज इस वीडियो में समझेंगे और इस वीडियो में हम लोग वही अपने पुराने लेक्चर अंदाज के साथ इसको हम लोग जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे और जो जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे इन प्रश्नों को लास्ट में हम देखेंगे कि कौन से ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। आपको मैं वीडियो के लास्ट में जरूर बताऊंगा कि कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आप पढ़िए और इसे जरूर पढ़िएगा क्योंकि ये एग्जाम में आने के इसके 100% चांस हैं। तो ये छोटा सा चैप्टर है, इस चैप्टर में समय नहीं लगेगा और लेकिन फिर भी वीडियो थोड़ी बड़ी बन सकती है, 1 आवर्स तक की वीडियो जा सकती है। तो वीडियो को आप अच्छे से देखिए और फिर आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और भी ऐसे शानदार वीडियो बना सकूं। तो चलिए दोस्तों, समय को नुकसान न करते हुए अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि हमारा आपको पीछे दिख रहा होगा जनन स्वास्थ्य, ठीक है, पीछे आपको दिख रहा होगा जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जनन से रिलेटेड कौन सी बीमारी होती है, क्या हमें चीजों को समझना चाहिए, क्या हमारे लिए आवश्यक है, क्या हमारे लिए अनावश्यक है। जनन से संबंधित जो भी बीमारियां होती हैं उसका ज्ञान हमें प्रारंभिक शिक्षा के माध्यम से हमारे स्कूलों, हमारे विद्यालय, हमारे कॉलेजों और हमारे जो कोचिंग संस्थान है वहां के माध्यम से हमें अवगत हो। इस वीडियो को जो बच्चे पढ़ रहे हैं, 12th में है, उनके लिए भी महत्वपूर्ण होगा। जो लोग नहीं पढ़ रहे होंगे, जो बाहरी लोग होंगे, जो इस चैप्टर से रिलेटेड जो जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, वो इस वीडियो को देखने के बाद उनकी जो भी प्रॉब्लम होगी इस चैप्टर से रिलेटेड या जनन से संबंधित जो भी बीमारी होंगी उन्हें थोड़ा मोड़ा ज्ञान तो जरूर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं जनन स्वास्थ्य क्या होता है। तो चलिए बच्चों, देखो जनन स्वास्थ्य की अगर हम लोग बात करें कि जनन स्वास्थ्य क्या है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि सामान्य रूप से जनन स्वास्थ्य का शाब्दिक अर्थ है सामान्य कार्य करने वाले स्वस्थ जननांग से होता है। परंतु व्यापक रूप से इसमें जनन के भावनात्मक और सामाजिक पहलू भी जुड़े हैं। और इसी के साथ बात करें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे हम लोग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO कहते हैं, इसके अनुसार ये क्या कहती है कि जनन का स्वास्थ्य का तात्पर्य जनन के समस्त स्वस्थ विषयों के योग से है, जिसमें शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक तथा सामाजिक पहलू भी शामिल हैं। कोई भी समाज हो जिसे जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज तभी कहलाएगा जब इनके सदस्यों की संपूर्ण जनन प्रक्रिया शारीरिक, भावनात्मक एवं व्यवहारिक रूप से सामान्य हो। अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए समाज का जागरूक होना अति आवश्यक है। वैश्विक रूप से स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए प्रतिवर्ष 7 अप्रैल, कौन सा तारीख दोस्तों, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, जबकि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं अगर हम लोग बात करें तो बच्चों की जनन स्वास्थ्य की समस्या एवं कार्य नीति क्या होनी चाहिए, क्या इसकी प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए हमें ऐसी क्या योजनाएं बनानी चाहिए, आइए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। कि मनुष्य समाज के जनन स्वास्थ्य का निर्धारण भावी जनसंख्या की युवा व्यक्तियों के परिणाम, स्वास्थ्य तथा खुशहाली से होता है। कि अगर हमारे जो समाज है, समाज में हमारे जो युवा व्यक्ति हैं, अगर वो कुशल पूर्वक अपने जनन कार्यों में सफल रहते हैं, उनके पीढ़ी एक बढ़ती जाती है, वो अपने जनन अंगों को सुरक्षित रख पाते हैं, तो ये सबसे बड़ी हमारे लिए खुशहाली की बात होती है कि हमारे जो युवा व्यक्ति हैं वो खुश हैं। तो इससे हमारे जो समाज है उसे एक नई दिशा मिलती है। यानी हम उन समस्त बीमारियों से लड़ के उन बीमारियों को पीछे छोड़ के हम आगे बढ़ जाते हैं। तो समाज के इस वर्ग का नेतृत्व जो है 12 से 25 वर्ष के व्यक्ति करते हैं। यानी जो बच्चे पढ़ रहे हैं और जो 25 यानी हम लोग कह सकते हैं कि 18-14 वर्ष से लेके 30 वर्ष के जो व्यक्ति होते हैं वही समाज के भावी जनसंख्या को खुशहाल बनाने का कार्य करते हैं, क्योंकि इनके ऊपर वो जिम्मेदारी होती है जो अपने समाज में पॉजिटिव एनर्जी यानी पॉजिटिव समझ और शिक्षा का प्रचार कर सके, जिससे लोगों में ये जो जनन से संबंधित जो बीमारियां होती हैं, जो इससे वो
जो इसके प्रभाव से वो वंचित हो जाते हैं, इससे वो अवगत हो सकें कि उन्हें अनेक जो ये बीमारियां हैं उससे वो कैसे बच सकें। तो यही युवा वर्ग जो होता है, यही हमारे देश का अग्रिम भविष्य होता है। ठीक है। तो इस वर्ग की मुख्य जनसंख्या विकासशील देशों में मिलती है। भारत भी एक विकासशील देश है जो कि युवा व्यक्तियों की संख्या की दृष्टि से अग्रणी देश है, जो निरंतर आगे बढ़ने वाला देश है। भारत के जो युवा व्यक्ति के जीवन में जनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं कि जो जनन स्वास्थ्य संबंधी जो समस्या होती हैं, वो हमारे युवा व्यक्तियों के जीवन में क्यों आती है? कि यौनारंभ पर बच्चों में जनन क्षमता तथा द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास आरंभ होता है। कुछ स्थानों पर यौनारंभ से पूर्व ही बच्चों का विवाह कर दिया जाता है, जिससे बालिका पूर्ण रूप से गर्भधारण के लिए तैयार नहीं होती हैं। परिणाम स्वरूप शरीर का विकास रुक जाता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है? शरीर का विकास जो है रुक जाता है। जस्ट वेस्ट साथियों। जैसे अब नेक्स्ट बात करते हैं, गर्भधारण के पश्चात पर्याप्त पोषण व उचित देखभाल के अभाव में माता एवं शिशु की मृत्यु दर अधिक हो जाता है। शिक्षा एवं जागरूकता के अभाव में जननांगों की अस्वच्छता तथा अस्वस्थता से अनेक यौन जनित रोगों को बढ़ावा मिलना। ठीक है। कम उम्र में ही बार-बार संतान उत्पन्न करना, परिवार नियोजन की विधियों की जानकारी के अभाव में जनसंख्या का बढ़ना, ये सब आदि कारण कारण हैं, जिससे हमारे जो युवा व्यक्तियों के जीवन में जनन स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां आ जाती हैं। इन सभी उपरोक्त समस्याओं को ध्यान में रखते हुए भारत में समय-समय पर अनेक योजनाओं का प्रारंभ हुआ। भारत वो पहला देश है जिसमें संपूर्ण जनन स्वास्थ्य को सामाजिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय स्तर पर योजनाओं एवं कार्यक्रमों की एक रूपरेखा तैयार कर इसका क्रियान्वयन किया गया। तो अब देश बहुत बड़ी है। घर की अगर हम लोग बात करें अपने घरों में, तो हम लोग 6, 7, 8 सदस्य होते हैं। 8 सदस्य अगर घर में, अगर मैक्सिमम किसी फैमिली में बहुत बड़े, मैं मिनिमम बता रहा हूँ कि किसी घर में अगर 8 सदस्य हैं, तो उन 8 सदस्यों में एक कोई घर का मुखिया होता है जो सारे घर को लेके आगे बढ़ता है। लेकिन अब 8 जन में जो एक मुखिया है, कभी-कभी उसकी जो दृष्टि रेखा है, जो उसकी प्रभाविकता है, वह उन 8 सदस्यों में से किसी एक सदस्य पे वो प्रभाव नहीं दिखता है। वह सदस्य उस अपने स्वामित्व की बातों को ध्यान नहीं रखता है, जिससे वो भटक जाता है। तो वैसे ही हमारा बहुत बड़ा देश है। इस देश में बहुत सारे लोग हैं, यानी हमारे मोदी जी कहते हैं कि 145 करोड़ जनसंख्या की आबादी है। तो इसमें हर एक व्यक्ति को समझाना, उसे बताना जनन स्वास्थ्य बीमारी से कैसे लड़े, कैसे अपने परिवार, कैसे अपने कपल्स, कैसे अपने जीवन साथी को सुरक्षित रख सकते हैं इस बीमारी से, तो ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। तो इसको निपटने के लिए हमारी सरकार एक अलग-अलग संस्था बना के, अलग-अलग योजना बना के कार्यक्रमों के द्वारा वो सब पूरे हमारे समाज को शिक्षित करती है, जिससे वो ये समझ पाएँ कि जनन स्वास्थ्य संबंधी जो बीमारियाँ होती हैं, ये हमारे लिए कितना ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती हैं। इसी के साथ आइए फिर बात करते हैं कि भारत सरकार ने 1991 में परिवार नियोजन फैमिली प्लानिंग नामक एक जनन स्वास्थ्य की राष्ट्रीय कार्यक्रम योजना प्रारंभ किया। ये ऐसी कार्यक्रम होती है जो पिछले दशकों के समय पर मूल्यांकन भी किया गया। सन 1997 भारत देश में जनन स्वास्थ्य हेतु व्यापक कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसे जनन एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम यानी रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर या आरसीएच प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि यह आरसीएच प्रोग्राम जो है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस आरसीएच को आप अच्छे से पढ़िए। आरसीएच से जाना जाता है, आजकल इस कार्यक्रम को परिवार कल्याण फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत रखा गया। यह कार्यक्रम समाज में प्रजनन स्वास्थ्य, शिशु की देखभाल तथा जनन नियंत्रण के लिए जागरूकता, सुविधा एवं प्रोत्साहन प्रदान करता है। आरसीएच के क्या कार्यक्रम के प्रमुख क्या उद्देश्य हैं, जो कि इस प्रकार है, जो निम्नलिखित हैं कि जनन संबंधी विषयों की जानकारी देना, कि सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन मुद्रित सामग्री एवं श्रव्य एवं दृश्य माध्यम द्वारा जनन एवं बाल स्वास्थ्य संबंधित विषयों के प्रति समाज में निरंतर जागरूकता उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए माता-पिता, शिक्षकों, निकट संबंधी और सरकारी अस्पताल
से संबंधित कर्मचारियों, विशेषतया युवाओं का यौन या लिंग संबंधी रोगों जैसे एड्स हो गया, उपदंस हो गया आदि के संदर्भ में जानकारी परामर्श देते हैं ताकि समाज को यौन समस्याओं से बचाया जा सके। यौन का शिक्षा देना यानी सेक्स एजुकेशन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन कि विद्यालय यौन संबंधी सही ज्ञान देने के लिए युवा वर्ग को उचित यौन शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसके अंतर्गत छात्रों को जनन अंगों, सहायक जननांगों, गौण लैंगिक लक्षण यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, यौनारंभ पर होने वाले शारीरिक परिवर्तन, सुरक्षित यौन संबंधों तथा इन संबंधी रोगों से अवगत कराया जाता है। इससे समाज में फैली भ्रांतियों को दूर किया जा सकता है। विडंबना यह है कि अभी तक सभी विद्यालयों द्वारा यौन शिक्षा नहीं दी जाती है, जिसके कारण अधिकतर भावी पीढ़ी जागरूक नहीं हो पाती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर जो भी शिक्षक हैं, जो भी जीव विज्ञान पढ़ाते हैं, अगर आप शिक्षक हैं तो आप अगर इस चैप्टर को नहीं पढ़ाएंगे, अगर इस चैप्टर के बारे में ज्ञान बच्चों को नहीं देंगे, उन्हें सही प्रकार से प्रोत्साहित नहीं करेंगे, आप सही ज्ञान उन्हें नहीं देंगे, तो ये हमारी सबसे बड़ी दुर्भाग्य है कि हमारे पास नॉलेज होते हुए हमने बच्चों को शिक्षा नहीं दी, क्योंकि यही बच्चे हमारे भविष्य हैं। इस संबंध में सेक्स एजुकेशन के बारे में बच्चे छुप-छुप कर दोस्तों में, यारों में ऐसे छोटी-छोटी बातों को बात करते हैं, हँसते हैं, मज़ा लेते हैं, ऐसे ही ये करते हैं। तो यहाँ पे शिक्षक की एक दायित्व तो ये होना चाहिए कि बच्चों को जितना उनके सिलेबस में हो उसकी जानकारी उन्हें ज़रूर दें। ठीक है? तो सबसे बड़ी चीज़ कि शिक्षक को इस चीज़ में शर्माना बिल्कुल नहीं चाहिए। आप एक शिक्षक हैं, शिक्षक के तौर पे आपको जो दायित्व दिया गया, उस दायित्व को आप निभाइए और बच्चों को बताइए। इसमें आपको शर्म करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हर एक प्रत्येक व्यक्ति को पता है कि सबका जन्म कैसे होता है, जनन क्या होती है और कैसे इस पृथ्वी सृष्टि का निर्माण हुआ, सबको पता है। तो इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, ठीक है? चलिए, इसी टॉपिक पे सेक्स एजुकेशन से रिलेटेड जो है दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सेक्स एजुकेशन से रिलेटेड एक मूवी बनी है गॉड 2, ठीक है? जिसमें पंकज त्रिपाठी हैं। अगर बच्चे नहीं देखे हैं तो आप बच्चों जाके उस वीडियो को, उस मूवी को देखिए, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट आरसीएस का क्या भूमिका है कि गर्भवती महिलाओं को प्रसव एवं शिशु पालन संबंधी ज्ञान देना, कि जो मातृ एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम द्वारा गर्भवती महिलाओं को प्रसव के समय तथा प्रसव के बाद पौष्टिक आहार, सुरक्षित प्रसव, शिशु की देखभाल तथा माता द्वारा संतान को दुग्धपान के महत्व की पूर्ण जानकारी स्वास्थ्य सेवकों द्वारा प्रदान की जानी चाहिए। कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो अगर वो बच्चे को पाल नहीं है तो माँ का दूध उस बच्चे के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस संदर्भ में हमारी सरकार एक ऐसी मुहिम चलाती है जिससे कि ये मुहिम के अंतर्गत जो भी ज्ञानी होते हैं वो जाके लोगों को शिक्षित करते हैं, बताते हैं कि आप अपने बच्चे को दुग्धपान कराइए, इसका क्या महत्व है। ये सारी जानकारी स्वास्थ्य सेवक, जिन्हें हम स्वास्थ्य सेवकों के नाम से जाते हैं, क्योंकि गांव में हमने देखा है कि आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं, वहां पे सहेली के नाम से उन्हें जाना जाता है, ठीक है? तो ये गांव-गांव में, सभी गांव में होती हैं जो कि हर एक माँ को जाके उसके बारे में बताती हैं, जिसे गांव में आशा के नाम से जाना जाता है। आशा मतलब कि वो सारी महिलाओं को ज्ञान देती हैं प्रसव से संबंधी, जब वो गर्भवती हो जाती हैं उससे सारे रिलेटेड उनके क्या सरकार क्या इन्हें प्रोत्साहन सामग्री देता है, क्या खाने की चीज देता है, कौन सी बीमारी के लिए क्या जांच होनी चाहिए, पूरा ये हर एक जिले में एक ब्लॉक बनाई जाती है, वहां पे स्वास्थ्य कर्मी रखे जाते हैं जिनको आशा कहते हैं। ये इन गर्भवती महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करती हैं, उसके ज्ञान कराती हैं और सारे चीज जो सुरक्षित प्रसव का एक माता को जो है उन्हें पूरा समझाती हैं, एक जानकारी देती हैं। तो ये स्वास्थ्य सेवक हर गांव में होते हैं, ठीक है? फिर इसके साथ-साथ इन सब में टीकाकरण का स्वास्थ्य विभाग द्वारा शिशु एवं गर्भवती महिलाओं को अनेक बीमारियों से बचाने के लिए इनमें टीकाकरण करवाता है। इसके लिए भी जानकारी उपलब्ध कराता है। इससे तपेदिक, हेपेटाइटिस, टिटनेस, काली खांसी जैसे रोगों से सुरक्षा प्राप्त हो सकती है। वहीं उन महिलाओं को गर्भ निरोधक विधियों का भी ज्ञान देना चाहिए। नॉलेज अबाउट द बर्थ कंट्रोल मेथड, कि जनसंख्या नियंत्रण कैसे हो, गर्भ निरोधक की विभिन्न विधियां जैसे कंडोम का प्रयोग हो गया, गर्भ निरोधक गोलियां हो गई, कॉपर टी हो गई, गर्भपात हो गए आदि से अवगत कराता है। और आरसीएस ये बताता है कि छोटा परिवार द्वारा एक स्वस्थ एवं सफल समाज के लिए नियंत्रित जनन, कम संतान तथा समाज में लिंगानुपात स्थिर रखने के महत्व पर जोर दिया गया है। कि छोटा परिवार सुखी परिवार, जितने सदस्य में जितने कम बच्चे होंगे उतने माता पिता जो अपने पैसे जो
कमाते हैं, जितना उनकी सैलरी होगी, वो अगर कम बच्चे रहेंगे, 2 बच्चे रहेंगे, तो उन्हें शिक्षा और अच्छे से दे सकते हैं। अब सोचिए कि अगर मान लो कोई अगर पेरेंट्स है, उसकी सैलरी 20,000 है, ठीक है, और उनके 10 बच्चे हैं, तो बताओ अगर 10 बच्चे में 20,000 में उनका लालन पालन, ठीक है, यानी कि उनका खाना पीना, दवाई, दर्पण, कपड़ा लत्ता, हीन टेन फलाम ढिमकान के लिए क्या होगा, कम कम स्रोत पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन अगर 20,000 किसी पेरेंट्स का अगर सैलरी है, अगर उनको केवल एक बच्चा है, केवल एक संतान है, तो उस बच्चे की अच्छी परवरिश होगी, अच्छा उसका लालन पालन होगा, उसे अच्छी दवा दी जाएगी, उसे अच्छा स्कूलों में भी भेजा जाएगा, जिससे उसकी स्कूलिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, और वो समाज में उन्नत करेगा, आगे बढ़ेगा और स्वस्थ रहेगा। ठीक है। छोटा परिवार सुखी परिवार, ये सभी लोग को समझना चाहिए। मादा भ्रूण हत्या को रोकना चाहिए, कि जैसे अगर फीमेल अगर गर्भ में अगर स्त्री है, तो पहले एक टेस्ट किया जाता है, जिसे हम नियोसेंटेसिस कहते हैं, लिंग की जांच। तो उस दरमियान जब पता चल जाता है अगर कन्या है भ्रूण में, तो उस भ्रूण को ही मार दिया जाता था। तो इस भ्रूण हत्या से भी रोकने के लिए बहुत सारी संस्थाएं बनाई गई हैं, जो कि गैर कानूनी तौर पे अब हमारे देश में इसको कर दिया गया है, कि लिंग का जांच अब नहीं होगा। ठीक है। इसी के साथ लगाने पर वैधानिक प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, इसका उल्लंघन करने वाले को दंड का भी प्रावधान है। अब आइए बात करते हैं दोस्तों कि मानव जनसंख्या विस्फोट, व्हाट इज द ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, क्या होता है। मानव के समाज का विकास इस पृथ्वी पर लाखों साल पहले हो गया था। यद्यपि मानव की जनसंख्या का सही आरेख का अनुमान लगाना कठिन है, परंतु ऐसा माना जाता है कि मानव जनसंख्या 8,000 साल पहले लगभग कुल 50 लाख थी। सन उन एक में, यानी जो ईसा के समय में, माना जाता है कि मानव की आबादी 25 करोड़ थी, जो सन 1600 के अंत तक बढ़कर 50 करोड़ हो गई, यानी दोगुना हो गई। इसके बाद आने वाली शताब्दियों में स्वास्थ्य सेवाओं में प्रगति, भोजन की पर्याप्तता और औद्योगिक विकास के कारण आबादी में तेजी से वृद्धि हुई। परिणाम जिसका परिणाम ये निकला तो बच्चों कि सन 1800 तक जनसंख्या 100 करोड़ के आंकड़े को छू गई। 20वीं शताब्दी के आते आते अंत तक विश्व में मानव आबादी 600 करोड़ से भी अधिक हो गई, अर्थात 25 वर्ष में ही आबादी 200 करोड़ बढ़ गई। एक रिपोर्ट के अनुसार सन 2050 तक विश्व की जनसंख्या 45% की वृद्धि से 930 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। इस प्रकार आबादी में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट भी कहते हैं। देखो दोस्तों, तो जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है, जनसंख्या विस्फोट, इसका तात्पर्य यही लगा सकते हैं कि जिस घर में सदस्य ज्यादा होंगे, वहां पे अक्सर खाने के लिए, कपड़ा पहनने के लिए, हर एक जो भी सोर्स होगा, जो मानव जीवन को जीने के लिए हर एक छोटी सी छोटी चीजों की आवश्यकता होती है, अगर परिवार बड़ा रहेगा तो उनके घरों में अक्सर ये लड़ाइयाँ होती रहेंगी। कभी दूध के लिए, कभी खाने के लिए, कभी कपड़े के लिए, कभी रहने के लिए, कभी इसके के लिए, उसके लिए, कभी इसके लिए, ऐसे लड़ाइयाँ होती रहती हैं। अक्सर गांव में चाहे शहरों में लोगों के बीच में झगड़े क्यों होते हैं, इसलिए क्योंकि अगर कोई जमीन है तो उस पे उसका हक अपना जताने लगता है, अगर कोई ताकतवर है तो वो जबरदस्ती कहता है नहीं ये मेरा जमीन है, ये मेरा घर है, मैं ये चीज खाऊंगा। तो ये प्रकार की क्या होती, कंपटीशन, लड़ाइयाँ होती रहती हैं, क्यों, सिंपल, रहना खाना और रहने खाने के लिए ही ये लड़ाइयाँ हमेशा होती रहती हैं। ठीक है। तो जितना पॉपुलेशन उतनी ज्यादा प्रॉब्लम हम लोग को फेस करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ हमारे देश में जो बेरोजगारी है, ये जनसंख्या बढ़ने के कारण ही तो हो रहा है दोस्तों। ठीक है। चलिए आइए विश्व की आबादी की हम लोग बात करेंगे, कि 1600 में विश्व की आबादी 50 करोड़ थी, 1800 में बढ़ के 100 करोड़ हो गई, वहीं 1930 में 200 करोड़, 1965 में 350, 1975 में 400, और ऐसे संख्या बढ़ती गई, और 2018 तक आते आते 7.6 अरब जनसंख्या हो गई है। आइए बात करते हैं कि भारत में जनसंख्या की वृद्धि। ये देखो दोस्तों, आपको बता दें भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भूभाग का मात्र 2.4% ही है, परंतु जनसंख्या की दृष्टि से विश्व की जनसंख्या का लगभग 17% भाग भारत में निवास करती है। जनसंख्या के आधार पर चीन प्रथम तथा भारत दूसरे स्थान पर आ गया है। 20वीं सदी की शुरुआत में भारत में मानव आबादी की अभूतपूर्व वृद्धि प्रारंभ हुई। प्रथम 20 वर्षों में 5.4% की दर से भारत की जनसंख्या 25 करोड़ ही हुई थी, परंतु अगले 30 वर्षों में यह वृद्धि 43.7% की दर से बढ़कर 36 करोड़ हो गई। स्वतंत्रता के पश्चात जनसंख्या की स्थिति अधिक विकराल हो गई, और सन 2001 में आंकड़ों के अनुसार आबादी
100 करोड़ से अधिक हो गई। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति मिनट 51 बच्चों का जन्म होता है। इस प्रकार भारत की जनसंख्या 2011 में 1.8% की वृद्धि दर से दो 121 करोड़ हो गई थी। इसी दर से सन 2050 तक भारत की जनसंख्या 160 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है, जो कि विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। भारत का 100वां करोड़वां बच्चा 11 मई 2000 को पैदा हुआ था। वाह। भारत का 100वां करोड़वां बच्चा जो है 11 मई 2000 को पैदा हुआ था। ठीक है, मतलब मेरे जन्म के 1 साल बाद। ठीक है। तो जो भी बच्चे 999 से लेके जो बच्चे हैं, वो सभी बच्चे को हम लोग कहते हैं जेन जी, यानी मैं भी जेन जी का ही एक छात्र हूँ और आपको शिक्षक के रूप में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। जेन जी वालों, अच्छे से पढ़ो। आपका जेन जी वाला ही शिक्षक है। वर्ष और आबादी, देखो, इतना पढ़ने पढ़ते नहीं है, बस ये जानते हैं कि 1901 में भारत की आबादी 23 करोड़ 80 लाख थी। 2016 में इतना हो गया। मैं बता दूं कि हमारे मोदी चाचा जी 2022 में जब देश को संबोधित कर रहे थे तो वो बोल रहे थे 145 करोड़। भाई और बहनों, मैं आपके भावी प्रधानमंत्री बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं नहीं, हमारे मोदी चाचा जी कहते थे। ठीक है। चलो, मानव जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण हो सकते हैं? तो सामान्यतः प्रकृति स्वयं अपनी प्राकृतिक प्रक्रियाओं जैसे अकाल, महामारी, प्राकृतिक प्रकोपों, आंधी, तूफान, सूखा एवं बाढ़ आदि द्वारा जीवों की जनसंख्या का संतुलन बनाए रखती है। किंतु इन आपदाओं से निपटने में समर्थ होने के कारण मानव जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है। कि हमारी जो प्रकृति है, अपने अपने पृथ्वी का जो बोझ है उसको संतुलित बनाए रखने के लिए अकाल ला देती थी। महामारी ऐसी का जाती जिससे बहुत सारे भारी मात्रा में जन लोगों का यानी मनुष्यों की मृत्यु हो जाती थी, जानवर मर जाते थे, जिससे जनसंख्या नियंत्रित हो जाती थी। ये प्राकृतिक प्रकोपों जैसे आंधी आ गया, तूफान, सूखा, बाढ़, इन सारी चीजों से जीवों की जनसंख्या का संतुलन बनाए रखती थी प्रकृति। किंतु ये हो गया कि जो ह्यूमन है वो बहुत हम लोग कहते हैं कि जो ह्यूमन माइंड है बहुत ही शक्तिशाली दिमाग होता है। ये धरती का सबसे बुद्धिजीवी प्राणी होता है जो धरती पे निवास करता है। तो इसके पास इतना दिमाग है कि इन सारी आपदाओं से बचने के लिए हमने अनेक प्रकार के ऐसे साधन बना लिए जिससे हम इन सारी आपदाओं से बच सकते हैं। तो इससे जनसंख्या क्या हो गया, हम लोग प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसके वजह से क्या है कि जनसंख्या धीरे धीरे निरंतर बढ़ती जा रही है। और भी इसके क्या प्रमुख कारण हो सकते हैं, आइए इस चीज को समझते हैं कि निम्न सामाजिक स्तर पे हमारे देश में लोगों का रहन सहन निम्न लो स्तर निम्न है। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली अधिकांश जनता निर्धन है, जो विश्वास करते हैं कि जितने अधिक बच्चे होंगे वे उतना ही अधिक धनोपार्जन करेंगे। कोई पंचर बनाएगा, कोई सब्जी बेचेगा, कोई ठेला खोलेगा, कोई पकौड़ी छानेगा, जितने बच्चे उतने धन। ठीक है, ये अंधविश्वास है। ठीक है। गांव में रहने वाले लोग, चाहे शहर में रहने वाले लोग हों, चाहे कहीं भी रहने वाले लोग हों, जो जो ये सोचते हैं कि जितने बच्चे उतने धन, उनकी सोच तुच्छ है, यानी बहुत ही निम्न कोटि की उनकी सोच है। इस सोच से रहने वाले लोग कभी विकास वृद्धि नहीं कर पाते। आइए बात करते हैं निरक्षरता क्या होता है। तो निरक्षरता, जिसे इलेट्रेसी कहते हैं, भारत में निरक्षरता का प्रतिशत ज्यादा है, अतः लोग छोटे परिवार का महत्व नहीं समझते। इस कारण लगातार संतान उत्पत्ति होती रहती है। कि घर में अगर दो बच्चे हो गए तो शांत हो जाना चाहिए कपल्स को, नहीं, जब तक 10 15 12 नहीं हो जाएंगे, जब तक क्रिकेट टीम नहीं हो जाएगी, तब तक उन्हें शांति नहीं होती है। संतान करते रहो। अरे भाई, जब तुम्हें संभोग करना ही है, तुम्हें अगर मीटिंग करनी है, तो ऐसे भी सिस्टमेटिक चीज बनाई गई जिसको आप यूज करके संभोग करने के दरमियान बच्चे नहीं होंगे, उसका आप सुख ले सकते हैं। अभी उस चीज के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। सामाजिक रीति रिवाज, सोशल कस्टम एंड ट्रेडिशनल, हमारे देश में बच्चों को ईश्वर की देन माना जाता है, सही बात है। परिवार में पुत्र का जन्म आवश्यक समझा जाता है। यह माना जाता है कि वंश का नाम पुत्र से ही चलता है। इस कारण पुत्र प्राप्ति की कामना हेतु कई लोग संतानों को बहुत सारे संतान पैदा कर लेते हैं, जिसके कारण परिवार बड़ा हो जाता है। किसी किसी को बेटा नहीं हो रहा है, 6 बेटियां हो गई, तब जाके बेटा हो, किसी किसी को 8 बेटियां हो गई, तब जाके एक बेटा हुआ। ठीक है, तो एक बेटे की लालच में 6 7 बेटियां हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब भगवान की देन है।
ठीक है, भगवान आके बच्चे पैदा करके चले जा रहे हैं। कम आयु में विवाह हो जाना, अगर कोई बच्चे का मानसिक विकास नहीं हुआ, अगर उसके छोटे एज में ही शादी कर दी जाए तो उसे ये नहीं समझ में आएगा कि हम मैं क्या कर रहा हूँ, कितने संतान हो रहे हैं, अगर स्पर्म अगर एक से फ्यूज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये सारी चीजों से ज्ञान नहीं है। तो जब कम आयु में उसकी विवाह हो जाती है तो इसके वजह से क्या होता है कि जो पूरी परिवार होती है वह अशिक्षित परिवार हो जाती है, जिसके वजह से अनेक कानूनी प्रतिबंधों के बावजूद कम आयु में अनेक विवाह संपन्न होने के कारण कम आयु में दंपति संतान पैदा करने लगते हैं। अब कोई किसी बच्चे की शादी 16-17 साल में हो जाए तो वो तभी से क्या करेगा, यानी उसके शरीर में 14 साल से स्पर्म बनने लगे, अगर 25-26 तक जाएगा उसे ज्ञान नहीं होगा कि बच्चे ही पैदा करना जरूरी नहीं है, उसे लालन पालन, उसका कपड़ा लत्ता, उसकी शिक्षा, उसका दवा, ठीक है, ये सब सारी सारी चीज भी हमें देखना है। अगर उसको ये ज्ञान नहीं है तो धड़ा पे धड़ा धड़ा धड़ 10-15 बच्चे कर देगा। तो इससे क्या होगा, ऐसे ही जनसंख्या बढ़ती है। ठीक है। फिर मृत्यु दर में निरंतर कमी होने के कारण कि रेगुलर डेफिशिएंट इन डेथ रेट। ठीक है। जैसे पहले विभिन्न आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं आ गई हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य कारणों के फलस्वरूप मृत्यु दर में लगातार कमी आ रही है एवं जन्म दर बढ़ रही है। हमारे देश में वर्ष 1921 में मृत्यु दर 49.2 व्यक्ति प्रति हजार थी। ठीक है। जो कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 7.2 व्यक्ति प्रति हजार रह गई है। यानी 1,000 में से केवल 7 ही लोग मर पाते हैं बीमारी के कारण से। पहले 1,000 में 50 मान के चलते हैं कि 50 लोग मरते थे बीमारी की वजह से। अब वो घट घट के आ गई है 7.2, और हमारे ख्याल से अब 2025 में तो और भी कम हो गई होगी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं खाद्यान्न का उच्च उत्पादन। अब हम लोग जैसे जैसे समझदार होते जा रहे हैं वैसे हमारे पास खेती करने के, फूड बनाने के बहुत सारी ऐसी विधियां पता चल गई, जिसकी वजह से हम लोग अनेक प्रकार के फूड को भी भोजन बना पा रहे हैं, जिससे हर कोई भी व्यक्ति भूखा अब सो नहीं पा रहा है, जिससे भूख की वजह से कोई नहीं मर पा रहा है इस समय। ठीक है। तो ये वैज्ञानिक अनुसंधानों के फलस्वरूप खाद्यान्न के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई, जिसमें अनाज एवं सब्जियों की उपलब्धता बढ़ी। खाद्यान्न भंडारण की आधुनिक तकनीकों के कारण लंबे समय तक इसका उपयोग किया जा सका तथा परिवहन साधनों द्वारा खाद्यान्न की कमी होने पर विश्व के किसी भी भूभाग पर पहुंचना संभव हो सका। किसी भी देश में भूखमरी हो गई तो यहाँ से फूड वहां जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो हमारा जो जनसंख्या है उसे आप किसी भी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचा सकते हैं। और सिंपल सी बात है कि जब वो उसको कुछ होगा नहीं तो पॉपुलेशन बढ़ेगी ही। मानव ने पर्यावरण की कई दशाओं को अपने हिसाब से परिवर्तित की क्षमता को विकसित करके अपने अस्तित्व और अधिक क्षमता सक्षम बना लिया है। तो दोस्तों, ये आप जनसंख्या के निम्न कारण में आप लिख सकते हैं कि भारत में जनसंख्या वृद्धि क्या होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम में बारंबार ये पूछने वाला है। तो भारत में जनसंख्या, आप सिंपल पॉपुलेशन क्या होता है इस चीज के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए। और जनसंख्या वृद्धि के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, तो शिक्षा व्यवस्था में समस्या आ सकती है, रोजगार की समस्या हो सकती है, खाने पीने की चीज है उसमें कमी हो सकती है, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा समस्या हो सकती है। जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ही बड़ी, अगर किसी व्यक्ति को गंभीर बीमारी हो गई तो डॉक्टर कम है, मरीज ज्यादा होने की वजह से डॉक्टर 10-15 लोग को ही बचा पाएगा ना। अगर मान लो 50 मरीज आ जाएंगे तो फिर डॉक्टर कितने लोग को बचाएगा। तो स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। निर्धनता भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। निर्ध निर्धनता भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, यानी जनसंख्या बढ़ने से और आजीविका के साधनों में कमी आने से प्रति व्यक्ति की आय कम हो जाती है, जिससे निर्धनता बढ़ती है तथा लोगों में रहन सहन का स्तर लगातार गिर रहा है, जिससे जीवन संघर्ष बढ़ रहा है। उपरोक्त समस्याओं को देखते हुए हम यह समझ सकते हैं कि किस तरह से जनसंख्या विस्फोट देश के विकास में बाधक है। पहले शादी विवाह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी घर परिवार में, लोग एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखते थे, शादी विवाह हो जाता था। अगर उस परिवार में अगर वो व्यक्ति, जिससे किसी अगर स्त्री की शादी हो गई, चाहे पुरुष की स्त्री, दोनों को जब शादी होती है तो दोनों कपल से कोई किसी एक की अगर गवर्नमेंट नौकरी हो गई तो सोने पे सुहागा हो जाता था। यानी किसी एक का भी अगर नौकरी लग जाता तो पत्नी क्या रहती थी कि सारा जीवन अपना काम करती रहती थी, अपने परिवार को, अपने वंश को अच्छे से उसका देखभाल करती थी।
आज के समय में पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से शादी तो बहुत दूर की बात है, अगर शादी हो भी जा रहा है, जो लॉयल्टी नामक एक चीज होती है, मैंने कहीं सुन रखा था, ये शब्द सुनने बहुत दिन हो गया था, कि लॉयल्टी नामक एक ऐसी शब्द होती है जिसको निभाने में लोगों को अपना जान तक भी दांव पे लगाना हो तो लगा सकते हैं। ठीक है, कि कोई नीला ड्रम में जा रहा है, कोई पहाड़ से जा रहा है, कोई टाइल्स के अंदर बंद हो जा रहा है, और इसके वजह से फीमेल पे भी बहुत सारे अत्याचार हुआ करते थे। ऐसा नहीं कि पुरुषों के ऊपर अब अत्याचार शुरू हो गए, ये महिलाओं पे बहुत पहले से अत्याचार चली आ रही थी। ठीक है, तो अब बात होती है कि अब पैसे की ही वैल्यू है। पैसा है तो सब कुछ है, पैसा है तो लॉयल्टी है, पैसा है तो सुख है, पैसा है तो दुनिया का हर एक चीज है भाई। मैं इससे ज्यादा नहीं जानता। चलिए बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि का क्या नियंत्रण हम लोग कर सकते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि किसी देश की प्रगति पर अंकुश लगा देता है, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव हमारे स्रोतों पर पड़ता है। मानव के लिए सभी व्यक्तियों को आवश्यक सुविधा प्रदान करने के लिए जनसंख्या वृद्धि की दर में कमी लाना अति आवश्यक है। जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं, जैसे कानूनी व्यवस्था हो गया, ऐसे सिस्टम बनाए जाए। जनसंख्या नियंत्रण हेतु संविधान में कठोर कानून व्यवस्था होनी चाहिए। संविधान के 42वें संशोधन और 1976 में संसद और विधान सभाओं को जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने के लिए प्रदान किए गए। अतः राज्य सरकारों को परिवारों को सीमित रखने संबंधी कानून बनाने चाहिए। इसके अतिरिक्त विवाह की आयु में वृद्धि करके उपरोक्त रूप से संतानोत्पत्ति की वृद्धि रोक सकते हैं, तथा बाल विवाह पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देना चाहिए। ठीक है, 25-30 अगर शादी होगा तो कितने, एक दो बच्चे होंगे। अब जिनका 15 साल में शादी हो जाता था तो उनका 30 साल जाते जाते 4-6 बच्चे तो हो ही जाते थे। ठीक है, शिक्षा व्यवस्था मजबूत करनी चाहिए। जनसंख्या वृद्धि रोकने तथा परिवार को सीमित करने के संबंध में जनता को शिक्षित करने के कार्यक्रम में तेजी तेजी लानी चाहिए। शिक्षा द्वारा लोगों एवं समाज को जनसंख्या वृद्धि के कारणों एवं से होने वाले भयंकर परिणामों से अवगत कराना चाहिए। आर्थिक स्थिति में सुधार लाना चाहिए। परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रमों को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे लोगों में जागरूकता बढ़े, रुचि बढ़े, और उन्हें निःशुल्क शिक्षा इस चीज में दिया जाए, और उन्हें मुफ्त इलाज की व्यवस्था की जाए, जिसमें सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता आदि कार्यक्रम चलाने चाहिए। बालक बालिकाओं के लिए किशोरावस्था से ही पाठ्यक्रम में स्वास्थ्य एवं यौन शिक्षा को अनिवार्य करना चाहिए, जिसमें वे अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान दे सकें। इसीलिए इस चैप्टर को कक्षा 12th में रखा गया है, जिससे बच्चे इस चीज से अपनी समझ को और अच्छा मजबूत कर सकते हैं। परिवार नियोजन फैमिली प्लानिंग के बारे में बताने चाहिए कि परिवार कर बच्चों की संख्या सीमित करें। परिवार को नियोजित करने की प्रक्रिया परिवार नियोजन कहते हैं। इससे जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगा। हर एक दंपति को चाहिए कि परिवार नियोजन पे काम करें, और जिससे कि हम दो हमारे दो रहेंगे, तो जितने भी हमारी सैलरी होगी उसमें हम अपने बच्चों को अच्छा लालन पालन, अच्छा स्कूल, अच्छा हॉस्पिटल, हर एक चीज अच्छे से प्रोवाइड करा सकते हैं। उसको चाहे बीमार हो जाए तो दवा अच्छी जगह ले जा सकते हैं हम। एक बच्चा रहेगा तो उसे हम अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ा सकते हैं। जो 10 बच्चों में पैसा बढ़ जाता था, एक ही बच्चे फोकस करेंगे तो परिवार को आगे बढ़ा सकता है। तो परिवार नियोजन की क्या आवश्यकता है, आइए इस चीज को थोड़ा सा समझ लें कि परिवार नियोजन की आवश्यकताओं को हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं कि छोटा परिवार सुखी परिवार होगा। पालन पोषण का प्रभाव होगा, अगर कम बच्चे होंगे तो जो बच्चा होगा, एक ही बच्चा है तो उसका शरीर हिष्ट पुष्ट रहेगा। अतः भारत सरकार ने इस योजना के क्रियान्वयन के लिए हम दो हमारे दो का नारा दिया। इसका प्रचार सरकार ने सभी क्षेत्रों जैसे सड़कों, सिनेमा घरों, चलचित्रों, रेडियो टेलीविजन आदि पर किया, जिससे प्रत्येक परिवार में संतान उत्पत्ति की दर 2 संतानों तक ही सीमित हो सके। ठीक है, तो ये ऐसी सारी विधियां हैं जिसके वजह से परिवार नियोजन में कारगर साबित हो सकता है। कम बच्चे, उच्च शिक्षा, उच्च स्कूलिंग, उस हॉस्पिटलिंग, तो परिवार कुशल पूर्वक खुशहाल रहेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि परिवार नियोजन की क्या क्या विधियां हैं। परिवार नियोजन की क्या क्या विधियां हैं, आइए इस चीज को समझते हैं। परिवार में संतानों की संख्या सीमित रखने के लिए भारत जैसे विकासशील देश में परिवार नियोजन केंद्र बने हैं। इसके द्वारा लोगों को पर्यावरण ईंधन की आवश्यकता प्रति जागरूक किया जा रहा है। संतानों की उत्पत्ति को विभिन्न विधियों युक्तियों द्वारा नियंत्रित करना संतति नियंत्रण कहलाता है। परिवार नियोजन हेतु दंपतियों द्वारा विभिन्न युक्तियों का उपयोग किया जाता है, जिन्हें गर्भ निरोधक युक्तियां, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड भी कहते हैं।
यह जन्म दर कम करने का सबसे अच्छा आसानी से स्वीकार उपाय है। या आदर्श गर्भ निरोधक युक्ति में निम्न गुण होने चाहिए। जैसे गर्भ निरोधक आसानी से उपलब्ध होने वाले चाहिए, ये सस्ते तथा मुफ्त उपलब्ध होने चाहिए। गर्भ निरोधक प्रभावी होने चाहिए। गर्भ निरोधक के कोई अनुषंगी प्रभाव या दुष्प्रभाव नहीं होने चाहिए। गर्भ निरोधक के उपाय से उपयोगकर्ता को कामेक्षा एवं मैथुन क्रिया यानी संभोग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, अर्थात इसके उपयोग से उसे उसी मानसिक संतृप्तता की प्राप्ति होनी चाहिए, यानी सुख प्राप्त होना चाहिए, जैसी इसकी अनुपस्थिति में होती रही है। एक आदर्श गर्भ निरोधक प्रयोगकर्ता के सभी हितों की पूर्ति करने वाला होना चाहिए। संतति नियंत्रण द्वारा परिवार नियोजन के हेतु गर्भ निरोधक उपायों का निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा जा सकता है। जैसे प्राकृतिक विधि द्वारा, नेचुरल मेथड क्या हो सकता है? तो पीरियोडिक मेथड, इस विधि का प्रयोग स्त्री के मासिक चक्र के परिवर्तनों के समय के आधार पर किया जाता है। इसे आवर्ती संयम सुरक्षित काल से पीरियड भी कहते हैं। मासिक धर्म का शुरुआत से 1 सप्ताह पहले तक 1 सप्ताह के बाद का समय सुरक्षित होता है। स्त्री के मासिक धर्म के 10 से 17वें दिन के बीच का समय संभोग के लिए उचित नहीं है। इस काल को असुरक्षित काल कहते हैं, क्योंकि निषेचन की संभावना इस समय अधिक होती है। इस विधि द्वारा लगभग 80% निषेचन होने से रोका जा सकता है। कि किसी भी दंपति में अगर जो महिला दंपति है, अगर उसको पता है कि उसकी पीरियड कितने दिन कब आया है, तो उस पीरियड से लेकर 10 से 17वें दिन तक उस स्त्री को संभोग से बचना चाहिए। जिससे ये एक प्राकृतिक विधियां है, जिससे कि वो गर्भवती होने से बच सकती है। वहीं संभोग व्यवधान भी उत्पन्न होनी चाहिए, जिससे क्वाइटस इंटरप्टर यह संतति नियंत्रण की सबसे पुरानी विधि है। इस विधि में निषेचन की क्रिया को रोकने के लिए पुरुष संभोग के समय वीर्य स्खलन से ठीक पहले शिश्न को योनि से बाहर निकाल देता है तथा वीर्य सेचन से बच जाता है। यानी कि जैसे ही स्पर्म रिलीज होने रहता है, तो वो वैसे वो अपना शिश्न बाहर निकाल के अपने पूरे स्पर्म को बाहर रिलीज कर देता है। जिससे क्या होता है, इस विधि की सबसे महत्वपूर्ण कमी यह है कि वीर्य स्खलन से पूर्व का ऊपर की ग्रंथियों से थोड़ा द्रव बाहर आ जाता है, जिसमें अनेक शुक्राणु होते हैं। शिश्न को बाहर निकलने में थोड़ी सी देरी प्रसव के लिए उत्तरदायी हो सकती है, यानी फीमेल गर्भवती हो सकती है थोड़ा सा भी देरी, तो इसमें बहुत सारा रिस्क है। ठीक है। स्तनपान अनावर्तक, यह विधि इस तथ्य पर आधारित है कि प्रसव के उपरांत जब माँ शिशु को स्तनपान कराती है, तब लगभग 6 माह तक अंडोत्सर्ग तथा मासिक चक्र प्रारंभ नहीं होता। परिणाम स्वरूप निषेचन की संभावना लगभग नहीं के बराबर होती है। ठीक है। तो इसके द्वारा भी गर्भवती होने से दोबारा बचा जा सकता है। और बाधा विधियां, जैसे बैरियर मेथड, जैसे रासायनिक विधियां, इस विधि में योनि में संभोग से पूर्व विभिन्न प्रकार की क्रीम, जेली, फोम, गोलियां, पेस्ट या द्रिस लगा दिया जाता है, जिसमें इनकी उपस्थित रसायन स्खलित वीर्य में उपस्थित शुक्राणुओं को नष्ट कर देता है। ठीक है। यांत्रिक विधियों के द्वारा, मैकेनिकल मेथड विधियों के द्वारा शुक्राणुओं को गर्भाशय या अंडवाहिनी में जाने से रोका जाता है। इनमें कंडोम यानी कि धानी, तंतु पर ग्रीवा, कॉपर टी आदि का प्रयोग किया जाता है। निम्न प्रकार से हैं, जैसे कि कंडोम हो गया। ठीक है। पॉलीयूरिथीन की बनी छिद्र रहित पतली थैलीनुमा होती है, सिरे से बंद तथा दूसरे सिरे पर खुलती होती है। ठीक है। जिससे क्या होता है, भारत में कंडोम सुलभ एवं सस्ते दामों में उपलब्ध है। भारत सरकार द्वारा यह निरोध नाम से मुफ्त में अस्पतालों में उपलब्ध कराया जा रहा है। कंडोम एड्स के यौन संचारी रोग से भी बचाव करता है। यानी जितने भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं, उनमें जैसे एड्स, जो गंभीर बीमारियां हैं, उनसे ये बचाता है। ठीक, अगर इसका यूज करके अगर संभोग करते हैं तो। योनि धानी, वेजाइनल पाउच भी जैसे कंडोम जैसी ही रहती है, ये क्या करते हैं, वेजाइना के ऊपर लगा देते हैं, जिससे पूरी सर्वाइकल जो होती है वो पूरा ढक जाती है और वीर्य क्या होती है, योनि के अंदर नहीं जा पाती है। डायफ्राम भी वैसा ही होता है। आइए बात करते हैं अंतःगर्भाशयी यंत्र, जिसे इंट्रा यूट्राइन डिवाइस आईयूडी कहते हैं। ये छोटा कुंडल नुमा कुंडलित कॉइल यंत्र होता है, जो प्लास्टिक, तांबे या स्टील का बना होता है। गर्भधारण को रोकने के लिए चिकित्सक द्वारा स्त्री को गर्भाशय की गुहा में स्थापित कर दिया जाता है। जैसे देखो कॉपर टी है, इसमें क्या होता है, जैसे सपोज करो कि फीमेल का यूट्रस वाला पार्ट है, यहाँ पे रिवर्स कॉपर टी को ऐसे लगा दिया गया है। ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, कॉपर आयन को रिलीज कर रहा है दोस्तों। जब ये कॉपर आयन को रिलीज कर रहा है, यहाँ से मान लो कि स्पर्म इंटर कर रहे थे। कॉपर आयन क्या करता है, स्पर्म के एक्रोसोम के जाके रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करके इस एक्रोसोम को मार देता है, इसके हेड वाले रीजन को, जिससे कि ये शुक्राणु निष्क्रिय हो जाता है। ठीक है। तो कॉपर टी जो है, ये इंडिया में लोग नहीं पहनते हैं। जैसे आप बहुत सारे ऐसे सेक्सुअली वीडियो देखते होंगे, जिनमें वो निरंतर उसका यूज करते हैं, कि जो
स्पर्म होता है और उनके डायरेक्ट वेजाइना में ही स्खलित कर देते हैं, तो उन्हें कुछ नहीं होता है। तो ये उनके अंदर क्या होता है, कॉपर टी होता है। ये फॉरेनर का एक फर्स्ट चॉइस होता है। जितने भी फॉरेनर होते हैं उनका ये फर्स्ट चॉइस होता है कि कौन बैरियर का यूज करे, इसका कौन यूज करे। इतना समय किसके फीमेल के बॉडी में ट्रांसप्लांट हो जाता है, जिससे वो गर्भ निरोधक गोलियों की तरह काम करता है। ऐसे ये इंजेक्शन हो गए, ऐसे मुखी गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं। ऐसे बहुत सारे कारण हैं। बहुत चीजों से हम लोग जनसंख्या कंट्रोल कर सकते हैं। नॉन मीडिएटेड आईयूडी क्या होता है, इसमें किसी भी प्रकार के औषधि या रसायन का उपयोग नहीं किया जाता है। इसमें अंडवाहिनी में लिम्पेस लूमब बनाकर अंडाणु शुक्राणु को मिलने से रोका जाता है। ठीक है, लिप्स लूप, जैसे कि एम्पुला इस समय, जैसे ये जो जंक्शन हो गया, जब यहाँ से ओवरी से क्या हुआ, अंडाणु निकला, यहाँ पे आया और इधर से स्पर्म आया, तो इन दोनों को मिलने से रोकने का काम कौन करता है, नॉन मीडिएटेड आईयूडी। ठीक है, तांबा मोचक आईयूडी जिसे हम लोग कहते हैं कॉपर टी, जो कॉपर आयन शुक्राणु के भक्षण बढ़ाते हैं तथा शुक्राणु गतिशीलता कम कर निषेचन क्षमता को कम कर देते हैं। समय अवधि की कॉपर टी प्रचलित है, जैसे कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375 आदि ये सब हैं। हार्मोन मोचक आईयूडी क्या होते हैं, ये हार्मोन पर आधारित होती हैं, अंडोत्सर्ग की क्रिया को रोकती हैं और गर्भाशय की आंतरिक भित्ति को रोपण इम्प्लांटेशन के लिए अनुपयुक्त बनाती हैं, जैसे प्रोजेस्टार्ट, CNG 20 आदि। हार्मोनल गर्भ निरोधक क्या होती हैं, इनको बारे में भी समझ लें। जैसे यह गर्भ निरोधक की अति सरल विधि है, इसमें स्त्री द्वारा गर्भ निरोधक गोलियां खाकर युग्मनज के निर्माण तथा गर्भाधारण को रोका जाता है। इसमें गोलियां प्रोजेस्टेरॉन की अधिक मात्रा तथा एस्ट्रोजन की कुछ मात्रा होती हैं। इन हार्मोन्स के कारण पीयूष ग्रंथि से, यानी हमारे ब्रेन से, एफएसएस तथा एलएस का स्राव बहुत घट जाता है, जिससे अंडाशय निष्क्रिय हो जाता है। प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों पर माला डी, वाह, माला डी नाम से गोलियां मुफ्त में उपलब्ध होती थी। पता है दोस्तों, जब मैं छोटा था, मैं 6 7 से था, मेरे घर पे रेडियो थी। जब रेडियो बजता था उसमें माला टी का प्रचार आता था, भाई सखी सहेली, तो मुझे लगता है ये कौन कौन सा दवा है, तो मुझे उस समय ज्ञान नहीं था। ठीक है, अब पता चल रहा है कि ओ माला ये काम करती थी, सखी सहेली ये काम करती थी। और रेडियो पे सखी सहेली नामक एक प्रोग्राम भी चलता है, जिससे घरेलू महिलाओं को जागरूक किया जाता था इस चीज को बता के। उसमें क्या होता था, जैसे आज के समय में पॉडकास्ट होते हैं, तो पॉडकास्ट को ही सखी सहेली एक पॉडकास्ट थी पहले, जो सखी सहेली के नाम से चलता था, आज भी चलता है। मैं रेडियो नहीं सुनता हूँ, बात की बात है। तो वहां पे दो व्यक्ति आपस में बात करते, तो वहां पे जो कहते हैं, जो रेडियो पे जो रहती है ना, मीडिया एंकर, हाँ, जो एंकर रहती थी वो आगे जो बैठी रहती, डॉक्टर रहती थी, उनसे हर एक बीमारियों के बारे में पूछती रहती, तो डॉक्टर रेडियो पे बताती रहती, जिससे कि गांव की हर एक कस्बे की महिलाएं इस चीज से अवगत हो जाती थी। ठीक है, तो वहां पे माला डी का नाम मैंने सुना था। यह प्रतिदिन सुबह आर्तक चक्र में प्रथम दिन से अगले 21 दिन तक नियमित रूप से ली जाती है। आर्तक चक्र के अंतिम 7 दिनों में गोलियों को छोड़ दिया जाता है। आपको दोस्तों पता है, जो कच्चा पपीता होता है, अगर किसी का गर्भ गिराना है, तो उसे कच्चा पपीता केवल 7 डेज खिला दो, उसका गर्भ नहीं टिकता है, गिर जाता है। किसी किसी केस में टिक जाता है, वो मिरेकल होती है। ठीक है, तो कच्चा पपीता नहीं खाना चाहिए। ज्यादा अदरक का जूस पीने से भी जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको प्रॉब्लम होती है, तो उन्हें अदरक का चाय से परहेज करना चाहिए। चाय वो जैसे पी ले ठीक है, लेकिन अदरक का मात्रा ज्यादा नहीं करना चाहिए। कच्चा पपीता खाने से परहेज करना चाहिए, कच्चा केला खाने से उन्हें परहेज करना चाहिए। ठीक है, जैसे मालाडी काम कर रही है कि 7 दिनों में गोलियों को छोड़ दिया जाता है, तथा ताकि ऋतुस्राव प्रारंभ हो सके। सहेली नामक गोली एक गैर स्टेरॉइडल सामग्री है, जिसे सप्ताह में एक बार लिया जाता है तथा इसके दुष्प्रभाव कम है। ये इसे भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा औषधि अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जैसे CDRI, लखनऊ उत्तर प्रदेश में तैयार किया गया है। CDI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, दोस्तों मैं बता दूं, ये अनुसंधान बहुत बड़ा है भाई, ये लखनऊ में है। इस अनुसंधान में मैंने 3 बार इंटरव्यू दिया है, ये रिसर्च रिलेटेड टॉपिक पे। ठीक है, तो संस्था बहुत अच्छा, आप भी पढ़ाई लिखाई कीजिए और वहां पे जाके दवा का खोज करिए। ठीक है, चलिए, आजकल प्रोजेस्टेरॉन के समान एक पदार्थ डीपो प्रोवेरा के इंजेक्शन द्वारा भी गर्भ निरोधक किया जाता है। इस इंजेक्शन
यह इंजेक्शन 3 माह में एक बार दिया जाता है। प्रोजेस्टेरॉन के महीन नार प्लांट संपुट अंतरोप नॉर प्लांट कैप्सूल इम्प्लांट को शल्य चिकित्सा द्वारा त्वचा के नीचे आरोपित करते हैं, जो अगले 5 वर्षों के लिए गर्भ निरोधन का कार्य करता है। पुरुषों के लिए अभी तक किसी गर्भनिरोधक गोली का आविष्कार नहीं हो पाया। इस इनके अतिरिक्त प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्टेरॉन व एस्ट्रोजन के संयोजन टीके या गोलियों भी प्रयुक्त की जाती हैं। तो पुरुषों के लिए भाई कोई दवा नहीं बन रहा है। ठीक है। यह सामान्य गर्भनिरोधक गोलियों की तुलना में त्वरित गति से कार्य करते हैं। इसे मैथ्यून या संभोग के 72 घंटों के अंदर आपातकालीन या सामान्य असुरक्षित यौन संबंधों, दंपति संयोग पूर्वक गर्भ निरोधक लेने से भूल जाना या निरोध नहीं लगाने की स्थिति के कारण संभावित सगर्भता को रोकने के लिए आधुनिक प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग बलात्कार, जबरन सहवास की परिस्थिति में सगर्भता को रोकने के लिए भी किया जाता है। तो हमारी महिला कैंडिडेट से जो भी हमारी छात्राएं हैं, अगर वो भी इस वीडियो को देख रही हैं तो भैया आप रिसर्च करिए देवी माई, और आप मेल पे भी दवा बनाइए। सारी दवा केवल फीमेल पे बनी है, केवल फीमेल ही कष्ट क्यों उठाएं। तो आपसे अनुग्रह है, विनती है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे से पढ़ाई करिए और आप भी खोज करिए। ठीक है। आइए बात करते हैं बंध्याकरण क्या होता है। बंध्याकरण, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं स्टेरिलाइजेशन। ठीक है। इस विधि में जनन वाहिनियों के किसी स्थान पर काट कर या बांध कर जंतु से निकलने वाले युग्मों को मारकर अवरुद्ध कर देते हैं। जन क्षमता का है। यह विधियां निम्नलिखित हैं, जैसे महिला का ऑपरेशन या महिला का नसबंदी, जिसे हम लोग नसबंदी कहते हैं। तो महिला में नसबंदी होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। पुरुषों में होता है जिसे पुरुष नसबंदी कहते हैं, जिसे वैसेक्टोमी कहते हैं। इसमें होता है ये दोस्तों कि जब शुक्र अंडा, ये जो वृषण जो होता है, वृषण में जब शुक्राणु बनता है तो ये शुक्राणु बन के एक पाइप के द्वारा, जिसे हम लोग शुक्रवाहिनी कहते हैं, शुक्रवाहिनी से पेनिस से होते हुए बाहर जाता रहता है। ये नॉर्मल प्रक्रिया है। इसे शुक्रवाहिनीय को काट दो। जब इस देखो शुक्रवाहिनीय है ना जी। हाँ, शुक्रवाहिनी, शुक्र मतलब शुक्राणु, वाहिनी का मतलब वाहक करने वाला। तो इस शुक्रवाहिनी को ही काट के आपस में बांध दो तो ये यहाँ से स्पर्म इसमें नहीं आ पाएगा, तो ये पेनी से बाहर निकलेगा ही नहीं। तो स्पर्म निकलेगा ही नहीं, तो स्पर्म निकलेगा ही नहीं तो अंडाणु से फ्यूज ही नहीं होगा। फीमेल में क्या होता है कि ये जो इनकी कौन सी नली होती है, फैलोपियन ट्यूब जिसे कहते हैं, इसे अंडवाहिका कहते हैं, इसे अंडवाहिनी कहते हैं। तो ये अंडवाहिनी को ही काट के बांध दो। जब अंडवाहिनी को काट के बांध दिए तो अब इस अंडवाहिनी से जो है एग यहाँ पे आएगा ही नहीं, तो स्पर्म जाएगा ही नहीं। तो एग यहीं पर रह जाएगा, स्पर्म यहीं रह जाएगा, दोनों की मुलाकात नहीं हो पाएगी। ठीक है। जैसे वो शाहरुख खान वाला होता है ना, रुक जा काजोल रुक जा, ठीक है, और ट्रेन चली जाती है, इसका हाथ छूट जाता है। तो यही वाली कहानी हो जाएगी कि स्पर्म यहाँ से बुलाता रहेगा, सनम तेरी कसम तू आजा मुझसे मुलाकात कर ले, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ भी स्पर्म नहीं बाहर निकल पाएगा, तो इसे हम लोग कहते हैं नसबंदी। अक्सर गांव में, समाज में हमेशा महिलाओं का ही नसबंदी किया जाता है, लेकिन जिन दंपति को अपने पुरुष कपल पे विश्वास नहीं होता है, वो अपने पुरुष दोस्त पार्टनर का भी क्या करा देती है, नसबंदी करा देती है, जो कि सही बात है। मैं इससे सहमत हूँ। ठीक है। ये पूरी परिवार नियोजन की क्रियाविधि से संबंधित लाभ एवं हानि जो हम लोग पढ़ा कि प्राकृतिक विधि जैसे आरती विधि, संभोग व्यवधान, ये सब सफलता की दर 20% दर होती है, 80% चांस होता है कि सही हो जाता है। स्तन पर अनावर जितना हमने पढ़ा इसको एक सारणी के माध्यम से बता दिया है। बाधा विधि में जैसे रासायनिक विधि, ठीक है, और यांत्रिक विधियां जैसे नर कंडोम हो गया, योनि धानी, महिला कंडोम जिसे कहते हैं। ठीक है। ये सब सारा चीज यहाँ पे आ गया है। फिर अंतःगर्भाशय यंत्र जैसे आईयूडी हो गया, ठीक है, कॉपर टी क्या होता है, ये सब सारी चीज के बारे में इसमें बताया गया है। बंध्याकरण, नसबंदी क्या होता है, ये पूरा चीज इस चार्ट के द्वारा आपको बता दिया है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमें हमारे दिए गए नंबर पे दोस्तों कॉल करिए और पीडीएफ तुरंत चुटकियों में प्राप्त कीजिए। ऐसे चुट नंबर ऐसे करिए, 9026 13 14 हाय सर, प्लीज गिव मी दिस डैश डैश डैश, मतलब चैप्टर का नाम, प्लीज सेंड मी अ पीडीएफ। तो मैं तुरंत आपको मुश्किल से 5 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको तुरंत पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा।
आइए बात करते हैं चिकित्सीय सगर्भता समापन क्या होता है, जिसे कहते हैं एमटीपी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके एग्जाम में बारंबार पूछने वाला ये टॉपिक है। तो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए दोस्तों। चलिए बात करते हैं कि गर्भाकाल पूर्ण होने से पूर्व अनचाहे गर्भ की स्वैच्छिक समापन की प्रक्रिया चिकित्सा सगर्भता समापन कहलाती है। सामान्यतः इसे उत्प्रेरित गर्भपात इंड्यूस अबॉर्शन भी कहते हैं। विश्व में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए एमटीपी की भूमिका है। विश्व में प्रतिवर्ष लगभग 4.5 करोड़ लोग एमटीपी कराते हैं, जो कुल सगर्भता का 1 से 5वां भाग है। विश्व के कई देशों में इस विधियों को कानूनी बनाया या नहीं, इस पर बहस है, क्योंकि इसमें नैतिक, धार्मिक भावनाओं और सामाजिक विषय जुड़े हुए हैं। भारत सरकार ने 1971 में इसे दुरुपयोग को रोकने के लिए कड़े प्रतिबंधों के साथ कानूनी स्वीकृति प्रदान की थी। इन प्रतिबंधों का मूल उद्देश्य ये था कि गैर कानूनी या मादा भ्रूण हत्या, फीमेल फोर्टिसाइड को रोकना है, जिसमें स्त्री पुरुषों का लिंगानुपात कम होता जा रहा है। एमटीपी का प्रमुख उद्देश्य अनचाहे गर्भ का समापन करना था, जो असुरक्षित यौन संबंध, गर्भनिरोधक विधियों की असफलता, बलात्कार या गर्भाशय में पलने वाले शिशु में होने वाले रोग से माता या भ्रूण या दोनों की जान पर खतरा आदि दशाओं में अनिवार्य स्त्री के गर्भधारण के 3 माह पूर्व का समय एमटीपी के लिए उपयुक्त माना जाता था। इसके बाद का समय अधिक जोखिम वाला होता है, क्योंकि सेक्स डिटर्मिनेशन यानी लिंग निर्धारण की प्रक्रिया हो चुकी थी, जिसमें कि ये पता चल जाता है 3 महीने बाद कि लड़का है कि लड़की है। यह कार्य केवल योग चिकित्सा द्वारा ही कराया जाना चाहिए तथा बार-बार गर्भपात स्त्री के स्वस्थ स्वास्थ्य को कमजोर बनाता है। ठीक है। और इस में क्या होता था कि हार्ट का जो बच्चे का हार्ट शरीर रहता था उसमें जान आ जाती थी, यानी हार्ट पंप करने लगता था 3 महीने बाद। आइए दोस्तों, एमनियोसेंटेसिस ये क्या होता है पूरी प्रक्रिया। और ये एमटीपी के अंतर्गत ही आता है। देखो, ये एमनियोसेंटेसिस जिसे हम लोग उल्व वेधन कहते हैं दोस्तों। इस प्रक्रिया में होता क्या था आ, कि जो दंपति हुआ करते थे, ये एमनियोसेंटेसिस की प्रक्रिया द्वारा दंपति जब जाते थे किसी हॉस्पिटल में, तो सबसे पहले वो क्या करते थे, इसे अल्ट्रासाउंड के नाम से जानते थे। ठीक है। नॉर्मली वो कहते थे हमें अल्ट्रासाउंड कर दिए, तो अल्ट्रासाउंड के दरमियान ये पता चल जाता था कि लड़का है कि लड़की। तो एक और प्रोसेस जिसे एमनियोसेंटेसिस कहते हैं, इस एमनियोसेंटेसिस प्रक्रिया में होता ये था कि कि डॉक्टर क्या करते थे कि एक बड़ी सी इंजेक्शन रहती थी, उसमें नीडल बड़ी सी रहती थी, और उस इंजेक्शन को मादा के ऐसे पेट में लगा देते थे। ठीक है। पेट में लगाते थे, और वो इंजेक्शन एकदम सावधानी पूर्वक गर्भ में पहुंच जाता था। गर्भ के अंदर ये जो आप थैली देख रहे हैं, ये वाला थैली, इस थैली को बेधते हुए जैसे ही अंदर आता था, इसमें द्रव भरा रहता था। ठीक है। जो बच्चे को लालन पोषण के लिए ये द्रव कारगर साबित होता था। डॉक्टर सावधानी पूर्वक से इस द्रव को निकाल लेते थे। जैसे इस द्रव को निकालने के बाद वो डॉक्टर इसकी जांच करते थे, तो पता चल जाता था कि लड़का है कि लड़की। अगर लड़की होगी तो इस द्रव के अंदर प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का मात्रा ज्यादा होगा। ठीक है। ये दो जो मादा हार्मोन होती हैं, इनकी मात्रा ज्यादा होगा, डॉक्टर को पता चल जाएगा कि लड़की है। अगर इनकी संख्या कम होगी, टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होगा, तो डॉक्टर को पता चल जाएगा कि इसमें लड़का है। अगर दंपतियों को पता चल जाता था कि अगर इसमें लड़की है, तो तुरंत क्या करते थे कि इस गर्भ को गिरा दो। लेकिन उल्व वेधन की प्रक्रिया के द्वारा डॉक्टर केवल आनुवंशिक बीमारियों का पता लगाते थे। ये इसलिए बनाया गया था कि ये जो आनुवंशिक बीमारी है, इस आनुवंशिक बीमारी का पता लगाओ और इसे ठीक कर दो, कि एक पीढ़ी में अगर ये बीमारी आ जाए तो दूसरी पीढ़ी में बीमारी ना आए। तो इसलिए इसको बनाया गया था, जो एमटीपी के अंतर्गत आया, लेकिन इसका दुरुपयोग होने लगा। 23 ये 1994 में लागू किया, जिसके अनुसार सभी अन्य सुझाव केंद्रों और प्रयोगशालाओं का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो गया। इसमें उल्लंघन करने पर सजा का भी प्रावधान हो गया। तो 1994 के बाद से इस पे बैन लगना शुरू हो गया। अब ये प्रक्रिया बताया कैसे ये प्रक्रिया की जाती है। चरण 2, चरण 3, चरण 4। ठीक है। अब बात करते हैं एसटीडी क्या होता है दोस्तों। यौन संचरित रोग, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको किसी एक बीमारी के बारे में पूछता है। क्या होता है यौन संचरित रोग?
कि वे रोग जो संभोग के समय यौन संबंधों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित होते हैं, यौन संचारी रोग कहलाते हैं। इन्हें रजित रोग, विनरल डिजीज भी कहते हैं। ये रोग किसी भी प्रकार के लैंगिक संबंध, योनि गुदा या मुख मैथुन द्वारा फैलते हैं। इन रोगों के फैलने की संभावना एक से अधिक व्यक्तियों के साथ यौन संबंध रखने पर अधिक हो जाती थी। समझ में आया? ठीक है। उपदंश, साइफिलिस, पहला बीमारी। यह रोग ट्रिपेनोनोमा पैलिडियम नामक जीवाणु के संक्रमण से फैलता है। लक्षण: प्रमुख माध्यम बाह्य जननांग में घाव, रोम, हेयर, खरोच आदि। सर्वप्रथम संक्रमित स्थान पर बैंगनी सा वृत्ताकार घाव बन जाता था। ठीक है। 2 से 6 सप्ताह में बाद में घाव ठीक हो जाता है। कुछ सप्ताह पश्चात त्वचा पर रुधिर परिसंचरण, तंत्रिकाओं के अंगों में चिपचिपे पदार्थ की भरी गिल्टियां बनने लगती थी। इससे अधिक संक्रमण पर व्यापक रुधिर स्राव, पक्षाघात, लकवा, पागलपन आदि हो सकता है। गर्भवती स्त्रियों में यह रोग भ्रूण के लिए भी घातक होता था। उपचार इसका क्या है? इस रोग के उपचार हेतु सामान्यतः टेट्रासाइक्लिन तथा पेनिसिलिन का उपयोग करते हैं। दूसरी बीमारी गोनोरिया। ठीक है, इसका नाम है गोनोरिया। तो ये बीमारी होता है, यह रोग निसेरिया गोनोरी नामक जीवाणु द्वारा होता है। यह रोग के चिन्ह शरीर के बाहर नहीं पाए जाते हैं। लक्षण: इस रोग का समय स्त्रियों पुरुषों के मूत्र मार्ग में रहता है तथा संक्रमित व्यक्ति को मूत्र त्याग के समय मूत्र मार्ग में जलन होती है, सूजन भी आ जाती है। शिश्न के सिरे पर पीले हरे रंग का श्रावण होता है। मूत्र जीवाणु का संक्रमण व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संभोग के द्वारा ही होता है। सही समय उपचार न होने पर यह रोग प्रोस्टेट ग्रंथि तथा अधिक विषय तक फैल जाते हैं। इस स्थिति में उपचार अधिक कठिन होता है तथा स्त्रियों में इस संक्रमण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु ये इन जीवाणुओं के लिए वाहक का कार्य करती हैं। उपचार: जीवाणु जनित रोग होने के कारण इसका उपचार भी पेनिसिलिन द्वारा ही किया जाता है। आइए तीसरी बीमारी क्लेमाइडिया। यह यौन संचारित रोग है। ये क्लेमाइडिया ट्राइकोमेटिस नामक जीवाणु द्वारा होता है। लक्षण: इसके संक्रमण से मूत्र मार्ग शोथ, एपिडाइडमी अधिवृषण शोथ नामक रोग नर में तथा गर्भाशय ग्रीवा नामक रोग स्त्रियों में उत्पन्न होते हैं। इस रोग में मूत्र त्याग एवं जननांगों के अन्य पदार्थों के स्राव में जलन होती है। उपचार: टेट्रासाइक्लिन डीऑक्सीसाइक्लिन युक्त दवाइयों का उपयोग करते हैं। ट्राइकोमोनियसिस, तो यह ट्राइकोमोनियसिस वेजिनाइलिस नामक प्रोटोजोआ द्वारा होता है। लक्षण: यह पुरुषों के मूत्रमार्ग, स्त्रियों की योनि को एक पोषदी परजीवी है। इसका संक्रमण से योनि से सफेद रंग का पानी निकलता है तथा स्राव में दुर्गंध आती है। अल्वा में जलन तथा खुजली भी होती है। पुरुषों में मूत्र त्याग के समय दर्द तथा मूत्र मार्ग में सूजन की शिकायत होती है। उपचार: इस रोग के उपचार के लिए ऑरियो मायोसिन तथा टेट्रामाइसिन नामक प्रतिजैविक दवाइयां प्रयोग की जाती हैं। इसमें स्त्री एवं पुरुषों दोनों का उपचार एक साथ करना पड़ता है। जननांगों का हर्पीज रोग, जेनाइटल हर्पीज जिसे कहते हैं, ये विषाणु विषाणु जनित रोग है जो हर्पीज सिंप्लेक्स विषाणु सेकेंड से होता है। लक्षण: जनन अंगों में सूजन, पीड़ा, घाव, मुंह पर घाव हो जाते हैं। इस रोग से संक्रमित स्थान पर अत्यधिक दर्द होता है। ट्रीटमेंट: इसका कोई निश्चित उपचार नहीं है। रोगी को ये साइक्लोवीर नामक दवा के उपयोग से लाभ प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा दर्द निरोधक निवारक दवाइयां भी खाना पड़ सकता है। यह संभोग के प्रति संयम रखना चाहिए। ठीक है, जानवर नहीं बन जाना चाहिए। जननांगों के मस्से, यह रोग मानव पेपिलोमा विषाणु एचपीवी के संक्रमण से होता है। इसके संक्रमण के फलस्वरूप स्त्रियों में योनि एवं ग्रीवा में मस्से निकल आते हैं जो बाद में कैंसर में बदल जाते हैं। बहुत खतरनाक है भैया। उपचार: लेजर सर्जरी इंटरफेरॉन नामक दवा द्वारा किया जाता है। आइए सबसे खतरनाक रोगों महारोगा, ठीक है, जिसे हम लोग एड्स कहते हैं। उपार्जित प्रतिरक्षा अपूर्णता संलक्षण। वाह, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाह। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम जिसे कह रहे हैं हम लोग एड्स। यह रोग रिट्रोवायरस श्रेणी के विषाणु के संक्रमण से फैलता है। इस विषाणु का नाम मानव प्रतिरक्षा अपूर्णता विषाणु ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस है। यद्यपि यह रोग शरीर के तरल पदार्थों के संपर्क में नहीं फैलता है, फिर भी इसे यौन संचारी रोगों के साथ रखते हैं क्योंकि यौन संपर्क दो व्यक्तियों के शरीर के तरल पदार्थ संपर्क में आने का सबसे प्रचलित माध्यम है। ठीक है, अभी इसका एड्स के बारे में हम लोग जब बीमारी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें इस एड्स को हम लोग पूरे डिटेल्स पढ़ेंगे। यहाँ पे बस इसको हम लोग को थोड़ा थोड़ा इसको पढ़ना है। ठीक है। लक्षण: इस रोग के प्रतिरक्षण क्षमता समाप्त हो जाती है। ट्रीटमेंट: इस रोग से बचाव ही सर्वाधिक उपयुक्त उपाय है। विभिन्न देशों में इसके संभावित उपचार की व्यापक प्रशासनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। इस टीके के लिए प्रयास किए जा रहे हैं परंतु अभी तक पूर्णतः सफल औषधि प्राप्त नहीं की जा सकी। अनेक संस्था
जैसे भारतीय औषधि अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के राष्ट्रीय एड्स संस्थान द्वारा पुणे द्वारा निर्मित TGAACO9 चीन में निर्मित एसएच आदि कुछ औषधियां तैयार की गई हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि एड्स से रिलेटेड जो वैक्सीन है वो हमारे देश का जो परम मित्र है जिसे हम लोग रसिया कहते हैं वो इसका टीका बना रहा है। जो 2027 तक हो सकता है इसका टीका बन जाए। यकृत शोथ या हेपेटाइटिस, इस रोग में यकृत में विषाणु के संक्रमण के कारण कई कोशिकाओं की क्षति होती है, इसे यकृत शोथ भी कहते हैं। हेपेटाइटिस का रोगजनक हेपेटाइटिस बी होता है जो मैथुन संक्रमित चिकित्सा औजार तथा संक्रमित रुधिर आधान द्वारा फैलता है। लक्षण इसके क्या है? प्रारंभिक दौर रोगी को फ्लू, मिचली, भूख की कमी आदि। अधिक संक्रमण पर यकृत की कोशिकाओं की अधिक क्षति होने पर पित्तजड़ जॉन्डिस भी हो जाता है। अरोग के प्रचंड होने पर रोगी को चक्कर आने लगता है, अंततः इसकी मृत्यु हो जाती है। यकृत शोथ का विषाणु संक्रमण मलमूत्र के माध्यम से फैलता है। उपचार, इस रोग के उपचार के लिए विशेष औषधि नहीं है। रोगी को स्वस्थ वातावरण में रखने, पूर्णाराम, स्वच्छ आहार की आवश्यकता होती है। इसके टीके की 3 खुराक पूरे जीवन काल में प्रतिरोधकता बनाए रखती है। हेपेटाइटिस बी के लिए HBV वैक्सीन तैयार हो चुकी है। यौन संचारित रोगों की रोकथाम एवं उपचार क्या हो सकते हैं? तो इन रोगों के निम्नलिखित साधारण क्रियाकलाप तथा अभ्यास से बचाव किया जा सकता है। जैसे अनजान तथा अनेक व्यक्तियों के साथ लैंगिक संपर्क का शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। मैथुन के समय अवरोध विधियों जैसे कंडोम आदि का प्रयोग किया जाना चाहिए। सदैव निर्जमीकृत या रोगाणु रहित स्टरलाइज सुई एवं सिरिंजों का उपयोग किया जाना चाहिए। लोगों को यौन या लैंगिक संचारित माध्यमों में जागरूक बनाना चाहिए। जनन अंगों तथा पथ में किसी असामान्य लक्षण जैसे जलन, सूजन, स्राव ऐसे संकेत हो सकते हैं, इसलिए तत्काल अनुभवी यौन रोग विशेषज्ञ से उपचारित कराना चाहिए। ठीक है, संभोग की स्थिति से दूर रखा जाना चाहिए। इनको विविध हवादार कमरों में रखा जाना चाहिए तथा शारीरिक स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। रुधिर आदान के समय अतिरिक्त सावधानी बरती जानी चाहिए तथा रुधिर दाता की पहचान अवश्य होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं दोस्तों, ये हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बंधता या सहायक जनन प्रौद्योगिकी। कि हमारे देश में जिन स्त्रियों को बच्चे नहीं होते हैं, समाज उन्हें बहुत ही तिरस्कार कहता है, उन्हें एक नाम से बुलाता है, यानी कहता है बांझ। ये समाज की बहुत बड़ी क्रूरता, निंदापन होती है, जो कि ये समाज के उन तुच्छ महिलाएं करती हैं जो किसी स्त्री को बच्चे न होने पर उसका मजाक, उसका हास का परिहास करती हैं। ऐसे स्त्रियों को कोड़े बरसाने चाहिए उन पे। ठीक है, एक स्त्री ही स्त्री का दुश्मन होता है, एक पुरुष ही पुरुष का दुश्मन होता है। मैंने ये समाज से सीखा है। ठीक है, और ये किसी स्त्री की पहचान, क्या अगर उसे बच्चे नहीं हो रहे तो क्या वो स्त्री महान नहीं है? क्या बात है! समाज किसी का नहीं है भाई, न तुम्हारा है न मेरा है, किसी का नहीं है। लेकिन जो आप बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी भी व्यक्ति को उसे उसके बच्चे से, ठीक है, उसके वैवाहिक जीवन से उसे तौलना नहीं चाहिए। ठीक है, हर एक व्यक्ति का व्यक्तित्व ही उसे श्रेष्ठ बनाता है। ठीक है, न कि उनके बच्चे, न कि उनके धर्म। व्यक्ति का व्यक्तित्व और उसके संस्कार ही उसे महान बनाता है। ठीक है, तो विश्व में अनेक दंपति बंद हैं, अर्थात छिद संभोग करने के पश्चात भी दंपति द्वारा संतान उत्पत्ति नहीं कर पाना, जिसे बंध्यता या पांचपन कहलाता है। बंध्यता स्त्री और पुरुष दोनों में हो सकता है। इनके कारण जन्मजात शारीरिक प्रतिरक्षा रोगजनक या मनोवैज्ञानिक हो सकते हैं। पुरुषों में यह शुक्राणु जनन की दर में कमी या शुक्राणुओं की सक्रियता में कमी के कारण तथा स्त्रियों में यह अनियमित अंडोत्कर्ष, जनन पथ में अवरोध, अंडवाहिनी में रचनात्मक त्रुटि, गर्भाशय में भ्रूणरोपण का न होना अथवा गर्भाशय क्रिया में दोष के कारण हो सकता है। बांझपन की 2 श्रेणियां अर्थात प्रारंभिक बांझपन, प्राइमरी इनफर्टिलिटी तथा द्वितीयक बांझपन होती है। प्राथमिक बांझपन में विवाह के 1 वर्ष पश्चात भी स्त्री गर्भवती नहीं हो पाती, जबकि द्वितीय बांझपन में स्त्री गर्भवती तो हो जाती है, परंतु गर्भकाल पूरा नहीं कर पाती, बीच में ही गर्भपात हो जाता है। बंधता का निवारण के लिए चिकित्सालयों में वशिष्ठ संभोग की व्यवस्था होती है, संभाग की व्यवस्था होती है। इसे बंधता चिकित्सालय कहते हैं। इनमें कुछ रोगों का उपचार करके दंपतियों को स्वस्थ शिशु जन्म कराने में सहायता की जाती है। यद्यपि कुछ रोगों का निवारण संभव नहीं हो पाता, इस अवस्था में दंपति को उत्कृष्ट तकनीक द्वारा सहायता की जाती है। इन तकनीकों को सहायक जनन प्रौद्योगिकी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स या ART कहते हैं, जो निम्नलिखित हैं। आइए इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं दोस्तों। हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, समझिए, पहला है
अंतःगर्भाशयी शुक्राणु सेचन, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन या आईयूआई। इस विधि का उपयोग उन स्त्रियों में किया जाता है जिनके पति के वीर्य में शुक्राणु कम होते हैं या शुक्राणु कम सक्रिय होते हैं। इस अवस्था में प्रयोगशाला में पति के वीर्य से शुक्राणु को पृथक कर कृत्रिम रूप से स्त्री की योनि या गर्भाशय में पहुंचा दिया जाता है। इसे कृत्रिम शुक्राणु सेचन तकनीक एआईटी भी कहते हैं। ठीक है। दूसरा, युग्मनज अंतः अंडवाहिनी स्थानांतरण, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर या जिफ्ट। प्रयोगशाला में निषेचित किए गए युग्मनज को 24 घंटे के पश्चात 8 कोकरकुटी ब्लास्टोफोर की अवस्था में स्त्री की अंडवाहिनी में लेप्रोस्कोप द्वारा अग्रिम परिवर्धन के लिए स्थानांतरित किया जाता है। दोस्तों, आईयूआई का फुल फॉर्म याद कर लो। इंट्रा यूट्राइन इंसिमिनेशन। जिफ्ट का फुल फॉर्म जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर या जिफ्ट, इसे याद कर लो। ठीक है। तीसरा आता है युग्मक अंतः अंडवाहिनी स्थानांतरण, जिसे हम लोग जिफ्ट कहते हैं। ये जिफ्ट है, ये गिफ्ट है। तो गिफ्ट, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। इस विधि का प्रयोग उन स्त्रियों में किया जाता है जो अंडाणु नहीं बना सकती परंतु निषेचन एवं आगे के परिवर्धन के लिए उपयुक्त वातावरण दे सकती हैं। इसमें एक दाता स्त्री से अंडाणु को लेकर उस स्त्री की अंडवाहिनी में स्थानांतरित कर दिया जाता है। ठीक है। चौथा है अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण, जिसे इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन यानी आईसीएसआई कहते हैं। प्रयोगशाला में भ्रूण बनाने की इस प्रक्रिया में शुक्राणु को सीधे अंडाणु में अंतःक्षेपित कर दिया जाता है। यह तकनीक पुरुषों में शुक्राणु के भाव, शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश करने की क्षमता, अंडाणु के बाह्य परत जोना पेलोसुडा के भेदने में अक्षम या असामान्य आकार के शुक्राणु जैसी स्थितियों में उपयोग की जाती है। इस तकनीक के उपयोग से प्रथम बच्चे का जन्म सन 1992 हुआ था। स्त्री की आयु तथा स्थानांतरित की गुणवत्ता के आधार पर इसमें गर्भधारण की लगभग 10 से 30% होती है। ठीक है। आईएनएस, अंतः पात्रे निषेचन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसे आईवीएफ कहते हैं। आप लोग इसका प्रचार भी देखे होंगे कि कहीं कहीं पोस्टर पे लगा रहता है कि निसंतान मिले हमें हर सोमवार, यानी कि जिन्हें बच्चे नहीं हो रहे हैं अब हर एक दंपति माँ बाप बन सकते हैं। किसके द्वारा? आईवीएफ के द्वारा। ये आईवीएफ जो होता है क्या होता है? ये फर्टिलाइजेशन शरीर के बाहर होता है। यह तकनीक उन स्त्रियों के लिए सहायक है जिनमें गर्भधारण नहीं होता है। इसमें अंडाणु को बाहर निकालकर पति के शुक्राणु से निषेचन प्रयोगशाला में ही किया जाता है। निषेचित अंडे की 32 कोशिकीय अवस्था में इसे माता के गर्भाशय में रोपित कर देते हैं। गर्भावधि पूर्ण होने पर माता सामान्य शिशु को जन्म देती है। इस विधि को अंतःपात्र निषेचन या भ्रूण स्थानांतरण कहते हैं, ईटी। इस तकनीक को परख नीलू शिशु, टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि टेस्ट ट्यूब बेबी से आप क्या समझते हैं, तो ये एग्जाम में आपको आएगा, तो इस चीज को याद रख लो। विश्व में सबसे पहले परख नीलू शिशु का जन्म स्टेप्टो एडवर्ड्स नामक वैज्ञानिकों के प्रयास द्वारा 25 जुलाई 1978 में ब्रिटेन के ओल्धम शहर में हुआ। यह शिशु एक लड़की थी जिसे ल्यूसी जॉय ब्राउन नाम दिया गया। भारत में सर्वप्रथम परख नीलू शिशु का जन्म डॉक्टर सुभाष मुखर्जी द्वारा 3 अक्टूबर 1978, ठीक है, कोलकाता में हुआ था, जिसका नाम कनुप्रिया अग्रवाल रखा गया। परख नीलू शिशु की सफलता की दर 20 से 40% होती है। यह भी दंपति की उम्र तथा जनन क्षमता में निर्भर करती है। गर्भधारण की अधिक प्रतिशतता के लिए तकनीक में निरंतर सुधार किया जा रहा है तथा गर्भधारण को भी धीरे धीरे सुगम बनाया जा रहा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अ, सिद्धू मूसेवाला एक पंजाबी सिंगर हैं जिनकी डेथ होने के बाद उनके माता पिता का एज अप्रॉक्स 50 प्लस था। वो आईवीएफ के द्वारा फिर से माँ बाप बन चुके हैं। ठीक है। तो आप सिद्धू मूसेवाला सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे जहाँ पे उनके बारे में बताया गया है, जो आईवीएफ के द्वारा ही माँ बाप बनी है। परपोषी मातृत्व, होस्ट मदरिंग क्या होता है? सरोगेट माँ। इस पे भी एक मूवी बनी है, पंकज त्रिपाठी और कुछ करके है, सरोगेसी पे। इसमें क्या होता है कि इस विधि में भ्रूण को माता से निकालकर एक अन्य स्त्री धात्रेय मात्रा, जिसे फोस्टर मदर में आरोपित कर दिया
धात्री माता में यह भ्रूण जन्म तक अथवा अस्थायी रूप से निश्चित समय तक वर्धित होता रहता है। इसके पश्चात भ्रूण को पुनः मूल माता में अथवा अन्य किसी स्त्री में आरोपित कर दिया जाता है। इस तकनीक का प्रयोग उन स्त्रियों में लाभदायक होता है जिनमें भ्रूण का निर्माण तो होता है परंतु भ्रूण का परिवर्धन नहीं हो पाता है। ठीक है। तो इसे हम लोग कहते हैं होस्ट मदरिंग या सरोगेट मदर। ठीक है, ये चेक पॉइंट आप अपने जितना पढ़े अभी तक, इसको आप अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना चीजें पढ़ ली है। ये इतना इंपॉर्टेंट चीज आप याद रख लीजिए। आइए हम लोग कुछ प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। चलिए बात करते हैं, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो सन 1951 में प्रारंभ हुआ। हमारे देश में जननी के रूप से स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए राष्ट्रीय स्तर प्रयास आरंभ कब हुए थे? तो ये 1951 में आरंभ हुआ था। ठीक है। यहाँ 50 दिया है। जनसंख्या विस्फोट का निम्न में से कारण है? क्या है? उत्तम स्वास्थ्य। जब जन्म दर मृत्यु के समान हो जाए तो जनसंख्या में क्या होती है? जनसंख्या में स्थिरता रहेगी। ये सारे क्वेश्चंस हैं जो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। चार, ये इसके साथ साथ करिए। तो आप वीडियो की स्किप करके इसको कर सकते हैं। ठीक है, मैं अभी दोबारा फिर रिवर्स कर दे रहा हूँ। 7 तक हो गया। चलिए अब इधर आप करिए। 8, कॉपर टी। कॉपर टी का क्या कार्य है? ठीक है। ट्यूबेक्टोमी क्या होता है? हार्मोनल गोली का एक घटक। मुखी गर्भ निरोधक। क्या पुरुष से संबंधित है? वैसेक्टोमी, गोलियां, ट्यूबेक्टोमी। तो ए है इसमें वैसेक्टोमी। एमटीपी का पूरा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ए एमनियोटिक द्रव क्या होता है? ठीक है, ये सारा चीज हो गया। यौन संचरित रोग क्या है? जिफ्ट गिफ्ट क्या है, इसके बारे में दिया है। ठीक है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। परिवार नियोजन की अस्थायी विधियां क्या है? तो महिला पुरुष नसबंदी परिवार के नियोजन अस्थायी विधियां हैं। और 1 मार्क्स में ये आप याद कर सकते हैं। यांत्रिक विधियों के नाम बताइए। यांत्रिक विधियों कंडोम, योनि धन, ये सब होता है। इंट्रायूडी का फुल फॉर्म? या किसी धातु, कॉपर, टी, स्टील, प्लास्टिक का एक कुंडलनुमा कुंडलित यंत्र होता है जो एक कुशल स्त्री रोग विशेषज्ञ गर्भाशय गुहा में स्थापित किया जाता है। सीडीआई का पूरा नाम, ये फुल फॉर्म याद रख लो, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है। पुरुषों और महिलाओं में जन्म नियंत्रण हेतु अपनाई जाने वाले अस्थायी तकनीक का नाम लिखो। जनन में सक्षमता क्या है? किन्हीं दो यौन संचरी रोगों के नाम लिखिए। जिफ्ट का पूरा नाम? गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है। अंतेपात्र निषेचन, टेस्ट ट्यूब बेबी, इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप लोग याद कर लीजिए। लघुत्तरी प्रश्न में क्या कि परिवार नियोजन, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप इसको पढ़ लीजिएगा। आपके एग्जाम में ये जरूर से जरूर ये प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है। और इसके साथ शुक्रवाहिनी वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी क्या होता है, इस पॉइंट को भी आप पढ़ लीजिएगा। ये दो प्रश्न को उलवेधन पर टिप्पणी लिखिए कि उलवेधन क्या होता है। और बंध्यता पे भी क्वेश्चन आ सकता है। और बाकी आईयूडी के बारे में पूछ सकता है, इससे रिलेटेड बीमारी एक दो, कम से कम दो बीमारी तो कम से कम आप पढ़ लीजिए अच्छे से, सके। और आरसीएस के क्या कार्य है? इन कार्यों का उद्देश्य क्या है? इसको आप अच्छे से पढ़िए। मैंने इस चीज को पढ़ा दिया। आरसीएस के बारे में आप लिख सकते हैं। और जनसंख्या विस्फोट तो भाई मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉमन है, ये लघु उत्तरी प्रश्न में जरूर आ सकता है। और एमटीपी क्या होता है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर बीइंग योर पेशेंस। थैंक यू सो मच। ठीक है। आप अच्छे से पढ़ाई करिए। अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो आप निसंकोच हमें टेलीग्राम पे हमारे दिए गए इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको पीडीएफ के साथ साथ जो भी आपको डाउट रहेगा मैं वो चीज़ को बता दूंगा। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। राधे राधे दोस्तों।